हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसके कितने उपभेद हैं, प्राचीन काल में जो था वो संज्ञा के कितने भेद थे और आधुनिक समय में जो है वो उसके कितने भेद हैं। उदाहरण सहित जो है वो हम उसको पढ़ेंगे और याद रखने के जो नए नए ट्रिक हैं उनके बारे में हम जानेंगे। किस तरह से जो है वो उनको पहचाना जा सकता है, किस तरह से उनका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। संज्ञा किसे कहते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा के कितने भेद हैं, कितने उपभेद हैं, इनके बारे में जो है वो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, इन सभी के बारे में जो है हम रोज थोड़ा थोड़ा करके जो है इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं। पहले नंबर पे है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? अंग्रेजी में जो संज्ञा है उसको नाउन भी कहते हैं। अंग्रेजी में उसको नाउन कहा जाता है। आगे इसकी परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है, प्राणी हो गया कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान या कोई भाव, ये जो सारी चीजें हैं इनके नाम को जो है वो संज्ञा कहा जाता है। साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं, ये तो बचपन से हमें जो है वो याद करवाते रहते हैं, आपको भी ये जो है वो पता होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के ऐसे तो 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन उसके 5 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है वो संज्ञा के 3 भेद हैं, लेकिन अर्थ के आधार पे जो है वो संज्ञा के 5 भेद हैं। तो ऊपर देखिए, कोई प्राणी हो गया, उदाहरण ले लो आप। वस्तु हो गया, जो आपके सामने कोई कुर्सी होगी, कोई मेज होगा, ठीक है, वो हो गया वस्तु। स्थान, जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो, वो हो गया स्थान। भाव, किस भाव के साथ जो है वो आप किसी से बात कर रहे हो, ईमानदारी से बात कर रहे हो या दयालु हो आप, मतलब वो जो आ गया वो भाव आ गया। ठीक है, आगे है इसके भेद कौन कौन से हैं, वो हैं इस प्रकार से। संज्ञा के भेद और उदाहरण सहित। संज्ञा के कितने भेद हैं, उनका हम उदाहरण सहित जो है वो चर्चा करेंगे। तो संज्ञा जो है उसके जो भेद हैं वो ये हैं, 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद। अभी हमने पीछे देखा कि संज्ञा के जो है, मैंने आपको बताया कि संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन वो किस तरह से हैं, वो हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर जो है वो संज्ञा के 3 भेद हैं। तो देखिए, प्राचीन मान्यता जो थी, प्राचीन समय जो था, उस समय में संज्ञा के 5 भेद माने जाते थे, जो कि लिए जाते हैं अर्थ के आधार पर। और जो आधुनिक मान्यता है, आधुनिक मान्यता यानी आज का जो समय है, उसमें जो है वो संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। तो प्राचीन जो मान्यता थी उसके आगे 1, 2, 3, 4 और ये 5 भेद, और जो आधुनिक मान्यता है उसके आगे ये 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये जो 3 हैं वो आधुनिक समय में जो है वो माने जाते हैं, लेकिन हम जो है वो इनको विस्तार से करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है इनका उपयोग किया जाता है, किस तरह से इनको पहचाना जाता है। जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो कौन सी है, ठीक है, परीक्षा में कई तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आप किस तरह से जो पहचान सकते हैं और उसका सही जो उत्तर है वो दे सकते हैं। पहले नंबर पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसे कहा जाता है? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो होती है वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और वस्तु और एक स्थान के बारे में जो है वो बोध करवाती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में आप इसे याद रख सकते हैं, जो मतलब किसी के व्यक्ति होने का जो है वो बोध करवाती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा
कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से महात्मा गांधी जो हैं वो एक महान पुरुष थे। महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे। तो जो महात्मा गांधी थे वो एक व्यक्ति थे, उनसे जो है वो एक व्यक्ति होने का जो है वो पता चल रहा है कि वो एक व्यक्ति हैं। तो इसी तरह से जो है वो आगे है एक उदाहरण, एक से अधिक के बारे में जो बोध करवाती है, ठीक है, एक से अधिक के बारे में जो बोध करवाती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर और सूर्य आदि। ये जो सारे आगे ये व्यक्ति भी आ गया। गंगा किसी का नाम भी हो सकता है। गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। और हिमालय, हिमालय एक पर्वत है जो पूरी पर्वत जाति का जो है वो बोध करवा रहा है। रामपुर, रामपुर एक स्थान है, ठीक है, एक जगह का नाम है। भारत, भारत भी एक देश है। उसी तरह से आगे पवन, पाकिस्तान और ये सारे आ गए। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो जाति वर्ग के बारे में बोध करवाती है। जिस तरह से ऊपर हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है वो किसी व्यक्ति का जो है वो बोध करवाती है कि उसके व्यक्ति होने का पता चलता है, ठीक है। और जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें जो है किसी जाति का बोध होता है, चाहे वो मानव जाति हो, चाहे वो जानवरों की जाति हो, ठीक है, उससे पता चलता है कि वो एक जाति के हैं। चाहे वो पर्वत हो, इससे जो है वो पूरी एक जाति होने का जो है उसका पता चल रहा है। देखिए आगे उदाहरण के लिए, एक तो मैं आपको साधारण शब्दों में इसका उदाहरण दे दूं। जिस तरह से हिमालय जो है वो एक पर्वत है, ठीक है। हिमालय जो है वो एक पर्वत है, वो एक पर्वत होने की पूरी जाति का जो है वो बोध करवा रहा है। जितने भी पर्वत हैं उनके पर्वत होने का, उनकी जाति का जो है वो बोध करवा रहा है। उदाहरण है आगे, जो पद होते हैं उनके नाम है। एसडीएम है, उप सभापति है, सभापति है, ठीक है। ये जो है ये पद हैं। इससे जो है वो किसी इसका पता चल रहा है कि नहीं ये एक ही जो फील्ड होती है उसके लोग हैं। व्यवसाय के नाम आगे डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है, मोची है, ठीक है। ऐसे ही जो है वो व्यवसाय से जुड़े, मतलब ये जो व्यवसाय है ये सारे व्यवसाय के ही लोग हैं। उनसे इससे जो है वो उस व्यवसाय का पता चल रहा है। आगे संबंधों के नाम है, पापा, दादा, नाना, चाचा, चाची। ये जो आगे ये संबंध आ गए, संबंध का पता चल रहा है कि ये जो है हमारा किसके साथ जो है वो कौन सा संबंध है। उसी तरह से प्राकृतिक है और फर्नीचरों के नाम है। फर्नीचर आगे वस्तु में, ठीक है, उससे जो है वो हमें बोध हो रहा है। आगे है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक जो संज्ञा है वो किसे कहा जाता है? समूहवाचक जो संज्ञा है वो जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध करवाती है। समूह हो गया बहुत सारे लोग, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों उनको हम एक समूह बोल सकते हैं। मतलब वो एक झुंड में है, एक समूह में इकट्ठे हैं, उसको जो है वो समूह एक माना जा सकता है। वह उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कक्षा। कक्षा जो है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, मतलब बहुत संख्या में जो एक बड़े समूह में जो है वो बच्चे होते हैं। तो कक्षा जो है, कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेना है, सेना में जो है आपने देखा होगा फौज में जो है कितने फौजी होते हैं, सेना में जो है वो कितने लोग होते हैं, ठीक है। तो वो जो एक समूह है, उससे एक समूह का पता चल रहा है। संगठन है, अधिकारी है, पुलिस है। उसी तरह से बारात, जब किसी की शादी होती है, जब एक बारात आती है दुल्हन के घर में, तो वो जो बारात है वो जो बाराती है वो
बहुत सारे लोग होते हैं, वो इकट्ठे लोग होते हैं, एक समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है, एक समुदाय होते हैं वो। तो उससे जो है वो एक समूह का जो है वो पता चलता है। उसी तरह से पंच है, तो पंच में जो है वो 5 जो है वो आते हैं, 5 लोग आते हैं, तो 5 लोगों का समूह। मतलब जहाँ पे 2 लोगों से अधिक जो है वो लोग हों, इकट्ठे हों, उधर जो है वो समूह होता है, उसको हम समूह कह सकते हैं। उसी तरह पुस्तकालय आ गया, परिवार आ गया, आयोग आ गया, इसी तरह से जो वो सभी उदाहरण है, इनको जो है वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं वाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है वो क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है। द्रव्य, द्रव्य मतलब किसी तरल चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिसे मापा व तोला जा सके, उसको मापा जा सकता है, उसको तोला जा सकता है, लेकिन उसकी जो है वो गणना नहीं की जा सकती, उसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। उसे जो है वो हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, दूध, दूध जो है उसको हम माप सकते हैं, उसको हम तोल सकते हैं कि कितने लीटर जो है वो दूध है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं। मक्खन जो है, कितने किलो मक्खन है, कितने किलो चावल हैं, इनको जो है वो हम माप सकते हैं, इनको हम तोल सकते हैं, लेकिन हम इनकी गिनती नहीं कर सकते। ये थोड़ी ना देख सकते कि कितने चावल के दाने हैं, ये तो आप नहीं गिन सकते कि 1 किलो में कितने चावल के दाने आए, नहीं गिन सकते। 1 लीटर दूध में जो है वो कितनी दूध की बूंदें हैं, ये तो आप नहीं गिन सकते। उसी तरह जो है वो दही है, लकड़ी है, गेहूं है, सोना है, घी है, तेल है, मतलब इनको आप जो है वो कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ये सभी उदाहरण है, पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि सेना जो है वो सोना जो है वो कौन सी संज्ञा में आता है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, या समूहवाचक है। तो सोना जो है वो द्रव्यवाच्य में, सोना जो है वो पिघल जाता है, जब उसको आग में रखते हैं तो सोना जो है वो पिघल जाता है और वो लिक्विड इसमें आ जाते हैं, तरल पदार्थ में जो है वो आ जाता है। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है, साधारण शब्दों में आपको बता दूं कि भाव जो है जिससे हमारे गुणों का पता चले, हमारी अच्छाई का पता चले, हमारी बुराई का पता चले, हमारी दयालुता का पता चले, जिससे हमारे स्वभाव का पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि ईमानदारी हो गई, दयालुता हो गई, ठीक है, ये जो है वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो देखते हैं, वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध करवाती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है ईमानदारी, दया, गरीबी, और उसी तरह ममत्व आ गया, मिठास आ गई, ये जो सारी चीजें हैं ये आ गई भाव में। अब ईमानदारी है, ईमानदारी जो है वो किसी के ईमानदार होने का जो है वो बोध करवाती, उससे हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है वो ईमानदार है, उसने जो बोला है वो सच बोला है, वो अपनी बात के प्रति जो है, जो उसने कर्म किया है उसके प्रति जो है वो ईमानदार है। तो ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है, आपको भी ईमानदार जो है वो बने रहना चाहिए, बेईमानी जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो ईमानदारी आ गई भाववाचक संज्ञा में। उसी तरह मिठास, मिठास जो है वो भी भाववाचक संज्ञा में आती है। मतलब उसे, देखिए कोई मिठाई है, उस मिठाई को खाने का आपका जो भाव है, ठीक है, वो कौन सा भाव है, उससे हमें पता चलता है कि वो भाववाचक संज्ञा। मिठाई को देख के आपके मन में क्या क्या भाव आते हैं, आपको वो पसंद है, नहीं पसंद है, आपको वो खानी है, नहीं खानी है, फेंकनी है, तो वो जो सारे हैं वो हमारे भाव हैं। उस चीज को देख के जो है वो हमारे मन में जो है वो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी के साथ जो है वो हमारा जो संज्ञा है, जो विषय है संज्ञा,
वो यहीं पे समाप्त होता है। और हमने आज पढ़ा कि किस तरह से जो है वो प्राचीन मान्यता जो है उसमें संज्ञा और उसके भेदों को रखा गया है, और किस तरह से जो है वो आधुनिक मान्यता के अनुसार जो है वो 3 भेद है। अर्थ और उत्पत्ति के अनुसार जो है वो इसके संज्ञा के कितने भेद हैं, उसके बारे में जो है हमने विस्तार से पढ़ा। और इसी के साथ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। धन्यवाद। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो संज्ञा से अव्यय तक जब हमारे जो विषय हैं उन पर संपूर्ण चर्चा हो जाएगी, उनको हम पढ़ लेंगे, मैं आपको वो सारे पढ़ा दूंगी, तो उसके बाद जो है वो हम एक मैराथन क्लास जो है वो रखेंगे। मैराथन क्लास में जो है वो संज्ञा से लेके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे लेके अव्यय तक जो है वो सारे विषय जो है उन पर एक मोटे मोटे तौर पर जो है वो आपको किस तरह से याद रख सकते हैं, आप उन चीज़ों को किस तरह से पहचान सकते हैं उनको, वो जो है मोटे तौर पे मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब हम एक वीडियो बनाते हैं, किसी एक विषय के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो वो बहुत लंबा हो जाता है, उसमें कई चीज़ें जो है वो पूरी तरह से उनका जो है वो संक्षेप में नहीं बता पाते हैं। तो उसमें जो है वो मोटे तौर पर जो साधारण शब्दों में है वो किस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं, किस तरह से आप उनको उनकी पहचान कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। तो वो जो होगी वो जब अव्यय जो है हमारा जो अव्यय विषय है वो पढ़ के समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो है वो मैं आपके लिए एक क्लास रखूंगी, जिससे जो है वो आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो बहुत मदद मिलेगी, और परीक्षाओं में जो है वो आपको नंबर जो है वो बढ़ाने के लिए, नंबर जो है वो प्राप्त करने के लिए, प्रश्न का जो है सही उत्तर देने के लिए जो है वो मैराथन क्लास जो है वो बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध होगी वो आपके लिए। तो वो देखना ना भूलें।